अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, तो आज का मेरा टॉपिक है हेल्थ मैनेजमेंट और फर्स्ट एड। और मैं दो दो पार्ट्स में मैं सोची हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, खाली 15-15 मिनट्स आपको दोनों टॉपिक्स पे थोड़ा सा एजुकेशन, थोड़ा सा गाइडलाइंस, थोड़े टिप्स वगैरह दूंगी। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। तो हेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है? सबको हिंदी ओके है? ओके, थैंक यू। तो हेल्थ मैनेजमेंट में पहले हम लोग लेंगे खाना, मतलब जो डाइट है अपना वो। तो ये वाले टॉपिक में मैं बच्चे और बड़े दोनों के लिए, आपके बच्चे हैं 8 से 10 साल के बीच के बच्चे, तो उसके लिए स्पेशली क्या कर सकते हैं, और हम लोग खुद के लिए भी कैसे आगे कर सकते हैं, कैसे डाइट में हेल्प कर सकते हैं कि अपने को ऊपर से मल्टीविटामिन्स और टैबलेट्स जल्दी हम लोग को वो सब की जरूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले है डाइट। डाइट में हम लोग एक प्लेट में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट, स्नैक, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो होता है वो, फिर लंच और डिनर के बीच का स्नैक, और डिनर। ये हो गए हमारे 5 मील्स। बच्चों के लिए भी ये कॉमन है और बड़ों के लिए भी कॉमन है, तो मैं ये जनरल बात अभी करूंगी। तो हर हमारे पूरे दिन में ना 5 ग्रुप्स, खाने के 5 ग्रुप्स होते हैं, वो इन्वॉल्व, अंदर होने चाहिए उसके अंदर। तो सबसे पहले आता है ग्रेन्स। ग्रेन्स में आता है चावल, रोटी, रागी, जवार, बाजरा, वो सब ग्रेन्स में आ गया। फिर वो जो ग्रेन्स है उससे मिलती है एनर्जी। तो ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होने ही चाहिए हर प्लेट पे। और मुझे पता है हर मेरा जो भी पेशेंट आता है वो लोग बोलते हैं कि मैंने खाई हूँ आज दोपहर में खिचड़ी और पटेटो। मैं बोली वो खाना नहीं होता है, एक प्लेट में सब फूड ग्रुप का एक एक होना चाहिए। तो हो गया, एक हो गया ग्रेन्स। फिर दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे सबसे सब ग्रुप्स में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, क्योंकि हेड से लेके टो तक सब चीजें प्रोटीन से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मसल अगर हम ले हमारा, तो मसल में भी प्रोटीन से ही मसल बनता है। फिर बोन्स भी कैल्शियम अगर लेते हैं, मतलब मिल्क का कैल्शियम उसमें आता है, तो बोन में प्रोटीन भी आता है। तो प्रोटीन बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। मतलब अगर कोई बिल्डिंग बन रही हो तो जो मेन ईट बोल सकते हैं प्रोटीन को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन में क्या क्या आता है? वो प्रोटीन एक इतनी निग्लेक्टेड चीज है ना, हमारी डाइट में दिखती नहीं है। सिर्फ पटेटो होता है, राइस होता है, प्रोटीन किधर है? प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस है दही, बहुत ही अच्छा सोर्स है दही। फिर पनीर, चिकन, फिश। जो वेजिटेरियंस है, ज्यादा जो वेजिटेरियंस खाते हैं उनके लिए भी बहुत सारे सोर्सेज है प्रोटीन के। उसमें होते हैं बीन्स, मतलब मग, मट, वो पता है, वो मूंग बोल सकते हैं, चने की दाल, उड़द की दाल, वो सब प्रोटीन है। फिर अगर बच्चा नहीं खा सकता है या आप नहीं खा सकते तो ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम, काजू, काजू पर कम क्वांटिटी में, फिर पिस्ता, वो सब चीजों में होती है प्रोटीन। ये हो गया दूसरा ग्रुप। फिर तीसरा ग्रुप है डेयरी। डेयरी में आता है मिल्क, कोई भी टाइप का व्हाइट चीज हम लोग बोल सकते हैं, मिल्क, चीज, पनीर, टोफू, ये सब आ गया डेयरी में। फिर चीज का एक मुझे पॉइंट बताना था आपको कि चीज वो वाली अमूल की चीज नहीं बोल रही हूँ, जो पता है पिज्जा में वो लोग डालते हैं मोज़रेला चीज, जो ऐसे खींचती है, वो वाली चीज में ज्यादा प्रोटीन होता है। और अगर वो भी अगर आपको नहीं इतना पसंद आता है, तो जो पनीर होता है ना, वो बेस्ट सोर्स ऑफ चीज है। जो पनीर जो मिलता है, अमूल का पनीर इज ऑल्सो गुड, घर पे भी पनीर मिले वो भी सबसे अच्छा है। वो वाला चीज आपके सैंडविचेस में डाल सकते हो, ऑमलेट के अंदर डाल सकते हो फॉर बच्चे का एक्स्ट्रा प्रोटीन। फिर फोर्थ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फोर्थ ग्रुप। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसा बोलते हैं, सब डाइटिशियंस ऐसा बोलते हैं कि एक प्लेट रेनबो के जैसी दिखनी चाहिए। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स, राइट? तो इतना कलरफुल प्लेट होनी चाहिए। सपोज व्हाइट राइस हो गया, फिर ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, रेड टमेटोज, ब्राउन चिकन, ऐसे पूरा प्लेट एक रेनबो के जैसा होना चाहिए, क्योंकि रेनबो ऑफ फूड्स वो हम सब न्यूट्रिएंट्स अपने को प्रोवाइड करती। और सबसे लास्ट ग्रुप है
फैट्स और ऑयल्स। तो फैट्स में आ गया घी, शुगर, बटर, वो सब चीजें फैट्स में आ गई। फैट्स इंपॉर्टेंट है, पर इतना भी मत दो कि बच्चे को, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर शुगर हम लोग एक्स्ट्रा शक्कर रोटी दे रहे हैं बच्चे को, तो खाली स्प्रिंकल ऑफ शक्कर करो, डालनी चाहिए कि बच्चे को इनफ एनर्जी मिल जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग रोटी से ज्यादा न्यूट्रिशन, खराब न्यूट्रिशन शुगर से मिल रहा है। तो इन मॉडरेशन, मतलब ज्यादा भी नहीं और एकदम जीरो भी नहीं, थोड़ा थोड़ा शुगर डालो, थोड़ा सा घी डालो और वो इनफ है। और तो फिर अभी मैं आपको सुबह से रात तक, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस है, मैं लास्ट में क्वेश्चंस लूंगी, तो आपको जो भी क्वेश्चंस है आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हो, फिर मैं लास्ट में आपको क्वेश्चंस लूंगी। फिर अभी सुबह से रात तक बच्चे को हम क्या दे सकते हैं, आपके 8-9 साल के बच्चे, थोड़े टिप्स भी दूंगी कि बच्चे को सपोज अगर वेजिटेबल्स नहीं पसंद है तो क्या कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में अंडा तो सब बच्चे खाते हैं मोस्टली, मतलब 60-70% बच्चे अंडे खाते हैं। तो अंडे से कोई भी टाइप का बॉयल दो, फ्राइड दो, स्टीम, पोच्ड, कोई भी टाइप का अंडा दो, उसमें बच्चे को प्रोटीन मिल जाएगा। अंडे के साथ कुछ ना कुछ रोटी तो होती ही है, रोटी होती है, भाकरी होती है, तो उसमें बच्चे को दूसरा वो मिल गया, उसका ग्रेन्स वाला ग्रुप हमारा कवर हो गया। फिर तीसरा ग्रुप आ गया बटर, क्या बोलते हैं, मिल्क। मिल्क अगर बच्चे को नहीं पसंद है तो छाछ दे दो, छाछ नहीं पसंद है तो लस्सी, कोई भी फॉर्म में एक प्रोटीन बच्चे को मॉर्निंग में जाना चाहिए। कोई भी, अगर वो नहीं, मिल्क नहीं ले सके तो फिर पनीर भी ले सकते हैं। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मिल्क दो ही बच्चे को। कभी भी बच्चे को मिल्क के लिए फोर्स नहीं करना, क्योंकि इतनी सारी दूसरी ऑप्शंस है हमारे प्रोटीन के लिए, छाछ, लस्सी, सो जो बच्चों को यूजुअली पसंद आती है, लस्सी बच्चों को बहुत पसंद आ जाती है, तो उसको हम लोग जैगरी, मतलब गुड़ का पाउडर के साथ लस्सी बना सकते हैं, अगर शुगर हम ज्यादा नहीं दे सकते। फिर डेट्स, खजूर का जो पाउडर हो सकता है, या खजूर का पेस्ट, अपना हमारे घर में पूरे 12 महीने खजूर तो होता ही है, तो खजूर को खाली थोड़ा सा गर्म पानी में भिगा के उसका पेस्ट बना लो और उसके साथ लस्सी, अगर बच्चे को ऐसी विदाउट, अगर हमें शुगर कम करना है और मीठा बनाना है तो लस्सी वैसे कर सकते हैं। तो बच्चे का एक प्रोटीन भी हो गया। और फैट्स और ऑयल्स, हम घी तो डालते ही है मॉर्निंग के खाने में, मे बी ऑन द रोटी या भाकरी या तो फिर एग में। फिर उसके बाद आता है स्नैक, हम बच्चे को टिफिन में क्या दें। सबसे पहले है कि हम लोग घर पे क्या खाएंगे ना, वो बच्चों को मन होगा कि जैसा घर पे खाए वैसा हम लोग टिफिन में ले जाए। तो अगर बच्चे घर पे अगर चिप्स और वो सब खाएंगे तो बच्चों को ऐसा होगा कि उधर भी वैसा खाना है। और एक एक चीज है कि पेशेंट्स बोलते हैं, मतलब पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि बच्चे लोग खाते ही नहीं है अगर हम लोग कुछ हेल्दी दे। पर मेरे हिसाब से वो लोग है ना, जब भी भूखे होते हैं उधर स्कूल में, तो फिर लोग कुछ भी खा लेते हैं। एक हफ्ता कुछ नहीं खाएंगे, एक दो बाइट खाएंगे, पर एक हफ्ते के बाद आप जो भी हेल्दी चीजें है ना, पूरा डब्बा वो लोग फिनिश करके आएंगे। क्योंकि घर पे हम लोग को फोर्स करना पड़ता है बच्चों को, उधर कोई फोर्स नहीं करता। उधर भूख बच्चों को एक्चुअली बड़ों से ज्यादा भूख का आइडिया होती है। इतने लोग सेंसिटिव होते हैं भूख के लिए कि बच्चों को आइडिया होती है कि मुझे भूख लग रही है तो मैं खाऊं। तो वो एक टिप है कि बच्चे को जो भी उसमें दे, नाश्ते में वेजिटेबल सैंडविच हो, पुडला बहुत अच्छा होता है चने की दाल का, क्योंकि वो फुल ऑफ प्रोटीन्स होता है। तो वो एक है, उसमें वेजिटेबल्स छोटे छोटे काट के डालो। या तो फिर अगर पराठा बच्चे को पसंद है, आलू पराठा पसंद है, पर आलू रोज नहीं दे सकते, तो आलू की जगह एक चीज है स्वीट पोटैटो, क्या बोलते हैं, मीठा आलू, सकरोलू, हाँ, सक्करियो, ओके, तो वो दे सकते हैं मैश करके बच्चे को। तो अगर वो भी, और एक दूसरा है जो मैंने मेरे बच्चों के साथ ट्राई किया है कि बच्चे मेरे ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक नहीं खाते, कैबेज नहीं खाते, मेथी नहीं खाते, वो कुछ भी नहीं खाते, तो मैं क्या करती हूँ, जो पालक है उसको मैं बॉईल कर लेती हूँ और फिर उसका पेस्ट बना लेती हूँ, और फिर आटा गूंदने के टाइम पे उसको पानी की जगह यूज करती हूँ। तो वो बच्चे इजीली एक्सेप्ट करते हैं, बच्चे को ऐसा भी ऐसा फन लगता है कि वाओ ग्रीन कलर की रोटी, तो वो पालक के लिए भी वो यूज करते हैं। फिर बीट बोलते हैं, तो मतलब मेरी डॉटर को पिंक कलर की रोटी बहुत पसंद है, पर उसको अगर मैं बीट अलग से देती हूँ ना तो वो अलग से वो बीट नहीं खाती है, तो वो पालक की रोटी बोल सकते हैं, बीट का पराठा, यू नो वट एवर यू जस्ट, आप खाली वो बीट का जूस बना के आटा गूंदने में डाल सकते हैं। तो वो एक हो गया टिफिन का। फिर घर आके बच्चे को क्या खाते हैं, सबसे पहले बच्चा बहुत भूखा होता है, तो भूखा हो
तो तुरंत या तो फिर उसको लंच दे दो, या तो फिर उसको एक गिलास छाछ दो, या तो फिर उसको एक दो खजूर दो। थोड़ा सा बच्चे को एनर्जी आ जाए ना तो बच्चा थोड़ा रुक सकता है। तो बच्चे को फिर लंच में क्या देंगे? तो लंच में उसकी प्लेट में होना चाहिए राइस, राइस के साथ एक टाइप की वेजिटेबल, बहुत जरूरी है वेजिटेबल, मुझे पता है डिफिकल्ट है, तो फिर आप रोटी के साथ जो वेजिटेबल हमने बनाया है तो वैसा एक फॉर्म में रख सकते हैं। और फिर एक टाइप की दाल, दाल में कोई भी टाइप की, इतनी साल की, या तो फिर मिक्स दाल बनाओ, या उड़द की या मसूर की, वॉट एवर, जो भी बच्चे को पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो उसमें कुछ भी ऐसे बीट का खाली मिक्स भी डाल दो ना, येलो दाल में, तो पिंक हो जाती है, तो बच्चे को ऐसा थोड़ा अलग लगता है, शायद ट्राई करे शायद नहीं ट्राई करे ऐसा। बट हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग ने छोटा जब से बच्चा है तभी से हम लोग ने, हमारी मतलब पेरेंट्स की मोस्टली गलती है कि हम लोग को स्नैक्स जो भी, अगर थोड़ा बच्चा बोर हो रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो पैकेट दे दो। वो मैं भी गिल्टी हूँ, आप भी गिल्टी हो, सब चीज सब गिल्टी है, सब पेरेंट्स उसके लिए गिल्टी है। तो वो उसके लिए तो हम लोग को ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों को हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सामने से बोले कि नहीं मम्मा मुझे दाल दो, या हम लोग को लोग में टेस्ट बड्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो लंच में हो गया वो, और फिर एक प्रोटीन का सोर्स, मतलब दही दो या और एक छाछ दे दो। छाछ जितना मैं बोलूँ ना इतना उसके लिए कम है, क्योंकि छाछ इतना अच्छा बैक्टीरिया है, उसमें प्रोटीन भी है, उसके अंदर पेट के बैक्टीरिया जो बोलते हैं, जो पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो छाछ, दही, लस्सी उससे बढ़ते हैं। तो जितना बच्चा छाछ और दही पीगा उतना कम बीमार होगा, क्योंकि मोस्टली जो भी सब बीमारियां होते हैं ना वो पेट के अराउंड होते हैं। पेट बोलते हैं ना, पेट इज द सोर्स ऑफ ऑल द इन्फेक्शन। कुछ भी होता है बच्चे को पेट जो खाया होता है ना उससे होता है। गला खराब है तो बच्चे कुछ खाया होगा, पेट खराब है तो बच्चे ने कुछ खाया हुआ है, सर दुख रहा है तो कुछ गैस चढ़ गया हो, समझ लो। मतलब पेट इज द सोर्स ऑफ ऑल द इन्फेक्शंस। और बच्चे को जो भी होता है, तो फिर ये दही और छाछ जितना हो सके उतना बच्चे के डाइट में डालना है। जैसा लंच लेंगे वैसा ही डिनर, मतलब रोटी हो, दाल हो, सब्जी हो, वो। और दोनों मील्स के बीच में एक स्नैक बच्चे लेंगे 4-5 बजे के आसपास। तो उसमें अगर बच्चे को फ्रूट नहीं पसंद आए तो फिर फ्रूट मिल्क शेक दे सकते हैं, एप्पल मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक, चिक्कू मिल्क शेक, फिर कोई भी टाइप का जूस, पोमोग्रेनेट जूस दे सकते हैं। पर जितना हो सके ऊपर से शुगर नहीं डाले, थोड़ा सा बोझ, अगर हमें लग रहा है कि मीठा कम है तो गुड़ का पाउडर डाल सकते हैं, या डेट्स का मतलब खजूर का पाउडर डाल सकते हैं थोड़ा मीठा करना हो तो ये हो गया बच्चे का स्नैक, कोई भी टाइप का मिल्क शेक। क्योंकि ये 4-5 बजे का टाइम है, तो मतलब बच्चा या तो फिर ट्यूशन में होता है या तो फिर खेल कूद में होता है, पर वो भूल जाता है कि कुछ नहीं। पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को कुछ अच्छा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन तभी देना। तो फिर कुछ भी मिल्क शेक दो, या तो फिर पुडला दो, कुछ भी बच्चे को पसंद आए वैसा। एवरी डे 5 o'clock के आसपास बच्चे को ऐसा कुछ देना है। और डिनर सेम, जो मैंने आफ्टरनून का लंच का बोला वैसे, कि 1 राइस, 1 मग चने, अगर बच्चे को नहीं पसंद है तो चने को ना फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई नहीं, बट थोड़ा सा नमक, तेल में नमक मिर्ची डाल के ना वो चने, या तो फिर चिक पीस बोलते हैं उसको, व्हाइट चना बोलते हैं ना, वो उबले हुए, तो उसको थोड़ा सा सेक के क्रिस्पी करके बच्चे को स्नैक के लिए दे सकते हैं। तो वो भी एक चीज है जो दे सकते हैं। और हो गया, रात का डिनर भी हो गया। तो फिर अगर आपको अभी कुछ इसके बारे में पूछना है, मील्स के बारे में, तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊं, बच्चे के खाने के बारे में, या तो फिर कुछ और पूछना है आपको। अच्छा, क्वेश्चन आया है एग के साथ मिल्क दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि उसको इंसान बीमार हो जाता है या ऐसा कुछ नहीं होता है, पर वो सब बड़े बड़ी पुरानी बातें हैं। ऐसा कोई भी स्टडीज नहीं है जो डॉक्टर्स ने प्रूव किया है कि एग और मिल्क का कुछ रिएक्शन होता है। दे सकते हैं दोनों चीजें साथ में। બીજા કોઈને પ્રશ્ન? ડેઈલી મિલ્ક કેટલું આપવાનું બચ્ચાને? डेली मिल्क 1 ग्लास, मतलब 200 ml इज इनफ।
क्योंकि मिल्क का जैसे मैंने बोला कि एक कुछ भी कंपल्शन मत रखो कि नहीं बच्चे को एक ग्लास भी पीना है कि नहीं, क्योंकि जितना मिल्क एक ग्लास में होता है ना उससे ज्यादा मिल्क होता है एक ग्लास छाछ में, या सेम जितना। तो फिर ऐसे मिल्क का कुछ कंपल्शन नहीं है, अगर मिल्क नहीं तो दूसरे सोर्स ऑफ प्रोटीन दे सकते हैं बच्चे को। सपोज अगर बच्चे को फिश पसंद है और घर में फिश बनी है तो हाफ फिश भी दे देना तो उसको उतना कैल्शियम प्रोटीन मिल जाएगा। मिल्क 200 ml इज इनफ। बट अभी मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, पर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस आप दिमाग में रखना, एंड में मैं वापस क्वेश्चंस लूंगी। तो दूसरा टॉपिक है फिजिकल एक्टिविटी। हेल्थ मैनेजमेंट में पहले आता है डाइट, फिर आता है फिजिकल एक्टिविटी। ये आपके जो 8 to 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको मिनिमम 60 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी चाहिए, मतलब 1 घंटा कोई भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी, साइकिलिंग, रनिंग, प्लेइंग, बच्चों खेल रहे हैं, भागा भागी या कुछ भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा बच्चे को जरूरी है। क्यों इतनी जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी मतलब भागना दौड़ना, मतलब बच्चे को खाली एक्टिव रखना है कि उनकी हार्ट बीट हाई रहे। तो वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले वो बोन्स को स्ट्रेंथन करती है, जो अपने हड्डियां है उसको स्ट्रेंथ देती है एक्टिविटी करने। कुछ भी एक्टिविटी, साइकिलिंग करो, स्पोर्ट्स करो, जो भी बच्चे को पसंद आता है। फिर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना बच्चा फिजिकली एक्टिव रहेगा उतना आगे जाके उसको कैंसर होने का रिस्क कम होगा। जितना वो स्टडी, इतनी सारी ऑनलाइन आप जाओगे ना कि कैंसर एंड फिजिकल एक्टिविटी, तो सब स्टडीज में, सब क्या बोलते हैं, साइंटिफिक रिसर्च बोल सकते हैं, सब में वही उसका कंक्लूजन है कि जितना ज्यादा बच्चा फिजिकली एक्टिव था उतना कम उसको आगे जाके कैंसर होने के चांसेस हुए हैं। फिर दूसरा है कि उससे हार्ट स्ट्रेंथन होता है, दिल, हृदय स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रांग होता है। फिर आर्टरीज, अपनी जो नस बोलते हैं ना, वो क्लियर होती है जितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे। तो ये हो गया फिजिकल एक्टिविटी का। फिजिकल एक्टिविटी में ऐसा है कि आज एक्चुअली स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है हमारा कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, और हमारी पेरेंट्स की भी लाइफ इतनी बिजी हो गई कि हम लोग नहीं इतना टाइम दे पाते। तो फिर स्क्रीन टाइम का मैंने जितना रिसर्च किया उसमें आया है कि हर 2 साल से लेके खाली 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा बच्चे को पूरा दिन में 24 घंटे में स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। उसमें उसका टैब भी आ गया, आईपैड बोलो, टीवी, फोन, सब चीजों में 1 ही घंटा टोटल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, तो अभी आजकल हम लोग देखते हैं बच्चे 2 घंटे 3 घंटे पूरा टाइम फोन पे रहते हैं, तो फिर वो नहीं चलेगा, क्योंकि उससे बच्चे की कंसंट्रेशन पे असर पड़ता है, उसकी आई साइट पे फर्क पड़ता है, उसके ब्रेन पे डेवलपमेंट उसका थोड़ा स्टॉप हो जाता है। क्योंकि जितना बच्चा बाहर रहता है या जितना बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता है उतना उसका दिमाग एक्सप्लोर होता है। आप देखोगे 1-2 दिन जब भी वो टीवी नहीं देखा होता है तभी वो ज्यादा मूड में होता है, अगर उसकी एक्टिविटीज में होगा वो। क्योंकि फोन में रहता है, हम लोग फोन लेते तो बच्चा इतना अग्रेसिव हो जाता है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ऐसा व्हाट इज रॉन्ग, उसमें क्या इतना गलत है कि फोन हम लोग ले लेते हैं और बच्चे को, क्योंकि एक टाइप का एडिक्शन हो जाता है। हम लोग देखते हैं 40-45 ईयर ओल्ड को सिगरेट का एडिक्शन है, कि एक दिन हम लोग बोलेंगे कि नहीं सिगरेट नहीं पीना है, तो लोग थोड़े से क्रेजी हो जाते हैं, दिमाग में हाइपर होने लगते हैं और गुस्सा होने लगता है। तो ऐसे ही बच्चों लोग में भी एडिक्शन होता है, क्योंकि ब्रेन बच्चों का इनबिल्ट तो सेम ही है जो बच्चों का है, बड़ों का है, ब्रेन तो सेम ही है। तो फिर हम लोग एडिक्शन उनका लेने की कोशिश करेंगे तो फिर उनको ऐसा सब उनको बिहेवियर नॉर्मल है। तो एडिक्शन उनका कम करना है थोड़ा थोड़ा करके। अगर बच्चा सपोज 2 घंटा कर ले रहा है टीवी और या फोन देख रहा है, तो उसको 1 हफ्ते तक खाली 1.5 आवर दो, फिर बाकी के आधा घंटा जो बच्चे को पता है कि मुझे मिलता है, उसकी जगह वो आधा घंटा आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बच्चे को नीचे वॉक पे लेके जाओ या नीचे बाजार में लेके जाओ या उसके साथ खेलो, उसके साथ ब्लॉग्स बनाओ, उसके साथ ड्राइंग करो, कुछ भी है, पर वो आधा घंटा जो बच्चे को लग रहा है कि मेरे को नहीं मिल रहा है, वो कवर करने के लिए हमको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो वो हो गया फिजिकल एक्टिविटी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ मैनेजमेंट में, स्लीप। अडल्ट्स और बच्चे दोनों में सोना, जितना मैं बोल रही हूँ सोने का, कि सोने से होता है कि हम लोग पूरा दिन जो करते हैं और सो जाते हैं, तो पूरे दिन की एक्टिविटीज हमारे दिमाग में घूम रही होती है सबकॉन्शियसली, हम लोग रीवायर हो जाते हैं। जो बोलते हैं ना कि अगर वायर ऐसे ढीला हो गया है, रीवायर हो जाते हैं रात को सोते तो, और एनर्जी बिल्ड हो जाती है। और ऐसा नहीं बच्चों में करो कि नहीं होमवर्क बाकी है तो बच्चों की स्लीप को सैक्रिफाइस करो, वो कभी भी नहीं करना है।
क्योंकि बच्चे लोग को होमवर्क आप दिन में करवा लो, बच्चे लोग की आप स्लीप सैक्रिफाइस करोगे तो बच्चों की ही उसमें प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ेगा। क्योंकि आपके 8 to 10 ईयर्स के बच्चे हैं, उसको मिनिमम 9 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए रात की। अगर बच्चा नहीं सोता है तो हम लोग को भी ऐसे थोड़ा बच्चों के साथ एक्टिंग करनी पड़ेगी कि ठीक है आप सो जाते हैं, हम लोग भी अभी सो जाते हैं रात को, क्योंकि बच्चे लोग की स्कूल सुबह को जल्दी होती है, तो फिर उनको प्रॉपर नींद की एकदम जरूरत है, क्योंकि उनको जाके उधर स्कूल में भी उनका दिमाग कभी चलाना है, तो दिमाग उनका वर्क कराने के लिए उनको प्रॉपर स्लीप करना जरूरी है। और स्लीप के लिए ऐसे ही नहीं बच्चे को ठीक है अभी लाइट बंद कर कर बच्चा सो जाए, ऐसा नहीं होता है इतना, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल लाइट्स है उसका इतना वो खराब बोला है ना कि जितना हो सके ना नेचुरल लाइट बच्चे को दो। तो हमारे वहाँ 6:30 को तो सनसेट हो जाता है, इधर इंडियन लाइफस्टाइल में कोई भी 7 o'clock को बच्चा सुलाता है नहीं, तो फिर जितनी हो सके उतनी आर्टिफिशियल लाइट्स कम यूज करें। सपोज अगर बच्चे को हम लोग को सुलाना है 8:30 9 o'clock को या 10 o'clock को, 15-20 मिनट आधे घंटे पहले ना लाइट्स को उस बच्चे को रूम में लेके जाओ या हॉल में जिधर भी बच्चा सोता है लाइट्स डिम कर दो जितना हो सके। अगर लाइट डिम लाइट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, तो किधर भी किचन की लाइट या हॉल की लाइट जिधर भी आती है वो दरवाजा खाली खुला रखो, लाइट डिम होनी चाहिए। डिम लाइट्स क्या करती है कि ब्रेन को सिग्नल करती है अभी लाइट्स डिम हो गई है, मतलब अभी सोने का टाइम है, तो बच्चा इजीली सो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर रहे थे कि डिम लाइट्स में बच्चे को लेके जा रहे हो आधे घंटे पहले, अभी नेक्स्ट 10 days ये खाली ट्राई करना बच्चे को, तो बच्चा इजीली सो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेन उसको सिग्नल कर रहा है बच्चे को कि अभी अभी डिम लाइट्स हो गई है, अभी सोने का टाइम हो गया, अभी आप बहुत थक गए हो तो अभी सोने का टाइम है, वो बच्चे को सिग्नल करेगा। तो वो हो गया स्लीप। तो ये 3 चीजें हो गई हेल्थ मैनेजमेंट में। खाने में आने चाहिए सब टाइप के फूड, प्रोटीन भी और फैट्स और ग्रेन्स और डेयरी में मिल्क आ गया, ग्रेन्स में रोटी चावल आ गया, प्रोटीन में चिकन मटन फिश आ गया, फिर उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ गए, और लास्ट है फैट्स एंड ऑयल्स, उसमें आ गए घी और तेल और बटर, वो सब टाइप के थिंग्स। तो अभी आपको इसमें से अगर कुछ मुझे पूछना है तो आप मुझे पूछ लो। नेक्स्ट टॉपिक खाली 15-20 मिनट्स का है, फर्स्ट एड के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है। और अगर आप लोगों को शर्म आ रही है तो फिर आप पेपर पे लिख के भी आगे भेज सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है सबको ऐसा लगता है कि उनका क्वेश्चन थोड़ा फनी है, बट कभी भी कोई भी क्वेश्चन फनी नहीं होता और कोई भी क्वेश्चन कभी सिली नहीं होता है। तो अगर किसी को पेपर चाहिए तो प्लीज होगा ना पेपर, तो फिर प्लीज मांग लीजिए और मुझे पेपर पे आप लिख के दे सकते हो। अच्छा, पहला क्वेश्चन है क्या फिश के ऊपर मिल्क ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। इसका भी मैं बोल रही हूँ, जैसे अंडे के सब स्टडीज है वैसे फिश की भी बहुत सारी स्टडीज है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं तो फिर आप आना मेरे पास, मैं आपको फिर उसका रिसर्च पेपर दूंगी तो आप रीड कर सकते हो कि कुछ भी ऐसे स्टडीज नहीं है कि फिश के ऊपर मिल्क पीने से दागे आ जाते, व्हाइट दागे, वैसे कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। और कैसे पता चले हमें किस चीज से एलर्जी है, तो वो एलर्जी का टॉपिक तो बहुत लंबा है, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सपोज एलर्जी है, वो हम लोग को पता चल गया है कि सपोज बच्चे को खांसी हो गई है या स्किन पर रैश निकला है या कुछ भी टाइप से जिसको हमको रैश मतलब कुछ लाल लाल हो गया या बच्चे को खुजली आ रही है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि 2 घंटे पहले बच्चे ने क्या खाया है। तो 2 घंटे सपोज बच्चे ने नए टाइप के चिप्स खाए हैं या तो फिर कुछ नया होना चाहिए,
जो बहुत टाइम से नहीं है, अभी आज के एक दिन में या कल के दिन में उसने बच्चे ने कुछ नया खाया है, वो हमको पूरा डायरी में लिखना पड़ेगा, आज बच्चे ने ये खाया, ये खाया, ये खाया। फिर हम लोग एलर्जी की दवा दे देंगे, हो गया खत्म। फिर थोड़े दिन के बाद अगर बच्चे को वापस निकलेगा, हम लोग वापस लिखेंगे कि ये बच्चे ने नया खाया। फिर पहले वाले और दूसरे वाले हम लोग देखेंगे हम लोग रिकॉर्ड्स में कि कौन सी चीजें सिमिलर है। वैसे सिमिलर गिन गिन के हम लोग को पता चलेगा कि आगे जाके उसको एलर्जी किस बात की है। और ये है थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। हम लोग ये प्रोसीजर सब हम लोग पेशेंट्स को यही प्रोसीजर बोलते हैं कि आप फूड की डायरी मेंटेन करो बच्चे की जिस दिन एलर्जी हो रही है, क्योंकि एलर्जी टेस्ट इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, मतलब 3000 4000, थोड़ा यूजलेस लगता है कि इतने पैसे एलर्जी टेस्ट में डालने, जबकि हम लोग घर बैठे हम लोग ये सब खाली फूड डायरी मेंटेन करने से हम लोग को पता कर सकते हैं कि फूड एलर्जी किस चीज की है। अच्छा, फास्ट फूड में क्या ले सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि फास्ट फूड में इतना सब अडल्ट्रेटेड होता है, मतलब अडल्ट्रेटेड मतलब गंदा मेयोनीज यूज करते हैं लोग, गंदा चीज। हमारे जैसे लोग अमूल का चीज या घर पे बनाया हुआ पनीर वो लोग नहीं यूज करते, बाहर वाले। पर अगर देखो अभी इतना फास्ट फूड का जमाना आ गया है कि हम लोग उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो फास्ट फूड के लिए अगर हफ्ते में एक बार खाए ना, दैट इज ओके, एक बार हफ्ते में खा सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो बाहर की चीजें इतनी, बर्गर बोलो, पिज्जा, सैंडविचेस हेल्दी ऑप्शन बोल सकते हैं। उसमें सैंडविचेस में भी उसको बोलना है कि मार्जरीन नहीं डालने, जो उन लोग का बटर होता है। बटर बिना के सैंडविच खा सकते हैं, क्योंकि उन लोग का बटर जो चीप बटर होता है ना, वो होता है, वो हमारे लिए, हमारी आर्टरीज बोलते हैं ना, जो नस, हार्ट की नस बोलते हैं, आर्टरीज और वेन्स, उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर सैंडविचेस बच्चों को पसंद है तो फिर वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। पिज्जा, बर्गर्स वो हफ्ते में एक बार खा सकते हैं। और अदरवाइज फास्ट फूड के अलावा अगर बच्चों को टिक्कास खाने, वो बहुत अच्छे, डीप फ्राइड नहीं, डीप फ्राइड जो चिकन दाना और वो सब मिलता है वो सब नहीं, बट जो टिक्का होते हैं ना तंदूर वाले, वो हफ्ते में 1-2 बार खा सकते हैं, क्योंकि वो हेल्दी ऑप्शन है। मैम, बेबी 3-4 साल का छोटा है और उसको ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उसका स्लो है, तो उसके लिए क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए? बच्चा 3-4 साल का है, बात कर सकता है? हाँ, नहीं बोलता नहीं है। बोल सकते हैं। उसके ब्लड टेस्ट करवाए आपने सारे? हाँ हाँ, ब्लड टेस्ट। ओके, ठीक है। ऐसे जो बच्चे जिन लोग के ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, एमआरआई नॉर्मल है, वो सब के लिए इम्पोर्टेंट है ओमेगा फैटी ऑयल। वो एक टाइप की कैप्सूल आती है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट होती है। और ये टॉपिक पे मुझे याद है विटामिन डी। बच्चों का आजकल विटामिन डी इतना कम हो गया कि विटामिन डी भी आपका आंसर है। विटामिन डी और एक ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक कैप्सूल आता है। तो वो दो जो सप्लीमेंट्स है ना, बच्चों को दे सकते हैं, जो अपने हमें लगे कि बच्चा थोड़ा स्लो है कि नहीं बराबर कोप अप कर रहा है। तो ये 2 विटामिन है जिसकी दवाइयां बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कुछ इंग्लिश दवा नहीं है, ये एक टाइप का मल्टी विटामिन है, मतलब विटामिन नहीं है, एक टाइप का। तो ऐसा नहीं कि बच्चे को किडनी या लिवर पे असर होगा, ये सेफ दवाइयां है। तो विटामिन डी हफ्ते की एक, पता है बड़े लोग भी लेते हैं हफ्ते की एक दवा, वो विटामिन डी लेना चाहिए। और दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो फिश में बहुत ज्यादा मिलता है। फिश बोलते हैं ना हम जो, तो फिश के अंदर ओमेगा 3 एसिड मिलता है। अगर आपको दवा नहीं दे रही तो आप फिश भी ट्राई कर सकते हो, पर डोज देना पड़ेगा कि उतना ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चे में आए। अच्छा, और एक सवाल था, बच्चा हाइपर एक्टिव हो या वो दिन भर कुछ ना कुछ करा रहे तो उसको शांति से बैठते ना आता, तो उसके लिए कितने साल का बच्चा है? वो भी 3-4 साल का ही है। हाँ, ये एज पे हाइपर एक्टिव होना नॉर्मल है। जैसे सपोज 50-60% बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। हम लोग देखते हैं अरे इसका बच्चा तो एकदम शांत है, उसका मिजाज ही वैसा होता है, समझ रहे हो? उसको थोड़े बच्चे लोग हाइपर एक्टिव ही होते हैं और थोड़े बच्चे शांत ही होते हैं। तो जो हाइपर एक्टिव हमको जो बहुत ऐसा लग रहा है ना, तो फिर बच्चों को ना कोई एक्टिविटी पे ज्वाइन कराओ। 3-4 साल का है, मतलब उसका ध्यान रहता है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो ऐसे जो हाइपर एक्टिव बच्चों को बोलते हैं कि ड्राइंग या कलरिंग के क्लासेस में ज्वाइन करवाओ, क्योंकि 1 घंटा भी बच्चा एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है ना, तो बच्चे को बहुत असर पड़ता है कि वो घर जाने के टाइम पे उसको थोड़ा ऐसा एक्साइटमेंट होता है, फिर आके भी बच्चा सोच रहा होता है कि वो उसको बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करने आ जाता है। तो एक बार बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करने आ जाए ना ड्राइंग और कलरिंग से, फिर आप नोटिस करोगे कि घर पे भी बच्चा खुद से खेलने लगेगा, आपको नहीं बुलाएगा।
समझ रहे हो? तो फिर एक कोई भी एक्ट, उसका आंसर है कि कोई भी एक भी एक्टिविटी में बच्चे को डालो जिसमें बच्चा बैठ के, सपोज खाली स्टैंडिंग लाइन भी लिखा रहा है या कुछ ड्राइंग करवा रहा है या कलरिंग कर रहा है, कुछ भी चीज बच्चे को 1 घंटे के लिए कॉन्सेंट्रेट करवाओ। थैंक यू। प्रोटीन पाउडर, वो प्रोटीन पाउडर्स के इतने ब्रांड्स आ गए हैं, इतने ब्रांड्स आ गए। प्रोटीन पाउडर कौन से टाइप का प्रोटीन पाउडर है, एक तो वो, और दूसरा है प्रोटीन पाउडर बच्चों को आप किस चीज के लिए दे रहे हो, बच्चे का वजन कम है कि किस चीज के लिए। और प्रोटीन पाउडर बच्चे को दे सकते हैं पर कॉम्प्लान नहीं, जो भी वो हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, फिर और कौन से अलग अलग ब्रांड्स जो आते हैं ना बच्चों के लिए, जो स्पेशली वो नहीं देने। जो प्रोटीन पाउडर आते हैं ना वो अलग से आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेना, क्योंकि शुगर वाले प्रोटीन पाउडर बच्चे को नहीं देने। और रेगुलर प्रोटीन पाउडर भी किस चीज के लिए दे रहे हो तो आप मुझे बाद में मिलके जाओ, तो फिर मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकती हूँ कि आप किस चीज के लिए प्रोटीन पाउडर दे रहे हो। हर चीज के लिए, हर बच्चे के लिए प्रोटीन पाउडर इज नॉट अ नेसेसिटी, जरूरी नहीं है। दो क्वेश्चन सेम है कि मैगी नूडल्स घर पे बनाया बेचा सकते हैं, समोसा, बटेटा वड़ा, दाल वड़ा दिया છે નહીં दिए છે। घर बनाया हुआ के समोसा, दाल वड़ा घर पे बनाया हुआ, और मैगी नूडल्स। हाँ, मैगी का मेन प्रॉब्लम है कि वो मैदे से बना हुआ है। मैदा सबसे वर्स्ट टाइप का जो बोल सकते हैं ना, जो व्हीट होता है ना गहूं, उसको वो लोग उसका सब न्यूट्रिशन निकाल के मैदा बनाते हैं। गहूं होता है पूरा ब्राउन और मैदा होता है व्हाइट, तो मैदा बनता है गहूं में से। आप कोई भी ब्रेड में देखोगे ना, ब्रेड या तो फिर नूडल्स के पैकेट के पीछे, उसके पीछे लिखा होगा इंग्रेडिएंट्स में रिफाइंड व्हीट फ्लावर, तो रिफाइंड व्हीट फ्लावर होता है मैदा। उन लोगों को खाली ऐसे हम लोग को बेचना होता है, इसके लिए पीछे व्हीट फ्लावर का नाम डालते हैं, पर होता है वो मैदा। तो मैदा इज द वर्स्ट चीज जो आप बच्चों को दे सकते हो। इतना मतलब हफ्ते में, जैसे मैंने बोला कि बच्चा एक टाइम हफ्ते में फास्ट फूड खाए तो एक टाइम खाली हफ्ते में एक बार मैगी खा सकता है। और क्योंकि ये मैदे की मैगी है, अभी मार्केट में आने लगे हैं रागी बोलते हैं ना, मिलेट, वो सब के नूडल्स आ रहे हैं, तो वो आप दे सकते हो हफ्ते में 2 बार, 2-3 बार दे सकते हो। वो मैगी का मसाला आप यूज कर सकते हो, वो मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि नूडल्स मैं यूज करती हूँ रागी के, और जो मसाला का पैकेट होता है ना वो मैगी का मसाला पैकेट, तो बच्चे को मैगी का टेस्ट भी आ जाए, पर वो मैगी का जो मैदा होता है ना गंदा, वो बच्चे को उससे हार्ड असर नहीं हो। और दाल वड़ा का ना, दाल वड़ा और दाल वड़ा, समोसा। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, छाछ बच्चे को पसंद है और उससे खांसी सर्दी हो जाती है तो क्या? अच्छा, और दूसरा था दाल वड़ा भी अगर घर पे अगर बना सकते हो ना, तो फिर अगर देखो अगर बच्चों की अभी आदत है कि रोज बाहर का खाना है, तो बाहर से अच्छा है घर पे बना के दो। ठीक है, रोज मैं नहीं बोल सकती आप रोज उसको समोसा और दाल वड़ा दो, बट अगर बच्चे को मन हो रहा है तो फिर आप घर का दाल वड़ा और वो आप दे सकते हो। और दूसरा है कि छाछ, हाँ, अच्छा, बच्चे को अगर छाछ से खांसी सर्दी हो तो छाछ ठंडी मत दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छाछ की वजह से उसको सर्दी खांसी होती है, यूजुअली दही के कोई भी प्रोडक्ट से ना सर्दी खांसी नहीं होती, दूध से होती है। दूध से मैं अग्री करती हूँ कि दूध की या दूध की प्रोडक्ट से, पर ये जो छाछ है ना वो दूध फटा हुआ है, तो छाछ और दूध 2 अलग चीज है। दूध से सर्दी और खांसी बढ़ती है। सपोज अगर बच्चे को खांसी होती है और सर्दी होती है तो हम लोग बोलते हैं कि दूध मत देना, क्योंकि दूध से ना जो कफ होता है ना और झाड़ा हो जाता है और ठीक हो जाता है, तो बच्चे को निकालने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो दूध बच्चे को नहीं देना है अगर खांसी सर्दी का अगर है। छाछ दे सकते हैं, और अगर ऐसा लगता है कि ठंडी छाछ से बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है तो रूम टेम्परेचर मतलब सादी छाछ बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे का हाइट बॉडी मेंटेन करने में क्या कर सकते हैं? अच्छा, बच्चे का हाइट बॉडी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आज मैंने जैसे बताया डाइट। अगर बच्चे को आप रोज मैगी दे रहे हो, रोज बच्चे को टिफिन में स्नैक्स या तो फिर पैकेट्स दे रहे हो, तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे की हेल्थ बॉडी अच्छी रहेगी। बढ़ेगी भी नहीं और ऐसे बढ़ेगी एक्चुअली, कम तो होगी नहीं उससे। और जो पतले बच्चे बोल सकते, जो अंडरवेट बच्चे हैं, उनके लिए भी ये अच्छा नहीं है चिप्स और वो सब, क्योंकि उसमें बैड फैट्स होते हैं। मतलब पाम ऑयल, और ऐसे लोग सनफ्लावर ऑयल या तो फिर ग्राउंडनट ऑयल में नहीं बनाते, लोग पाम ऑयल में चिप्स बनते हैं। तो वो चीज के लिए सबसे पहले जंक बंद करो। जंक आप बंद करोगे ना 1 महीने में खाली अच्छा अच्छा खाना देने लगोगे, आपको दिखेगा कि बच्चे की हाइट बॉडी
कम हो रही है, मतलब उसका उनका कम का ही ऑप्शन है ना, क्वेश्चन कम करने के लिए ना कि बढ़ाने के लिए? बढ़ाने के लिए भी जंक बंद करना जरूरी है। ऐसा नहीं आप सोचना कि बच्चा अभी ये तेल वाला वो चिप्स खा रहा है और बटेटा वड़ा और वो सब खा रहा है तो वजन बढ़ेगा। तो ये जो बढ़ रहा है ना बच्चे का वजन, मसल नहीं बढ़ रहा है इससे, इससे बढ़ रहा है बच्चे का फैट। तो बच्चे का फैट बढ़ेगा तो उसका कुछ पॉइंट ही नहीं है कि अगर हमको लग रहा है कि बच्चे का वजन बढ़ेगा तो फिर बच्चा स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं है। बच्चे के मसल्स बढ़ाने के लिए बच्चे को अच्छा खाना जरूरी है, वो सबसे मेन चीज है बच्चे का हेल्दीली वजन बढ़ाने के लिए। सपोज हम लोग बनाना मिल्क शेक दे सकते हैं बच्चे को, जो प्रोटीन वाले का क्वेश्चन आया था, तो फिर प्रोटीन पाउडर को बनाना मिल्क शेक में डाल के बच्चे को दे सकते हैं, शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर। बच्चे का अच्छे से वजन बढ़ाना हो तो, मसल बढ़ाना हो तो, हम लोग को मास नहीं बढ़ाना है, मतलब वो नहीं बढ़ाना है, क्या बोलते हैं, फैट जो बोलते हैं ना, चर्बी नहीं बढ़ानी है, हमें मसल बढ़ाना है बच्चे का। बच्चा न्यूट्रिएंट्स रहता है और एनर्जी नहीं है तो क्या? बच्चा मूडलेस रहता है, सबसे मेन कॉज है बच्चे का मूडलेस रहने का विटामिन डी। उसको आप लोगों को मैं आप बताती हूँ, आपको जितने पेशेंट्स आते हैं उसका 80% 90% लोगों का, बच्चों का विटामिन डी कम होता है। उन लोग घर बाहर जाते नहीं और बाहर जाते हैं तो फिर अच्छी वाली जो सनलाइट बोलते हैं ना, जो 8-9 बजे की सनलाइट है, उसमें वो खेलते नहीं है। तो अगर मूडलेस रहता है तो सबसे मेन है उसको विटामिन डी चालू कर दो, ठीक है। विटामिन डी के जो टैबलेट्स आते हैं ना, वो बच्चों को हफ्ते में एक बार दे दो। अगर आपको डोज वगैरह का कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे बाद में आके पूछ सकते हो। पर विटामिन डी है जो बच्चे का मूड भी एलिवेट करेगा और उसमें स्फूर्ति जो बोलते हैं ना, एनर्जी, वो भी लाएगा बच्चों में। हम्म અને બીજું એવું છે કે હું નાસ્તા ચેક કરું ને ત્યારે પાસ્તા અને ચાઇનીઝ અને મેગી બહુ આવે છે, તો એ એક વસ્તુ થઈ જાય ને ત્યારે તો યા દર બીજે દિવસે થોડું હોય છે। ओके, पहला क्वेश्चन क्या था? मिट्टी, हाँ हाँ। 1-1.5 साल का बच्चा मिट्टी खा रहा है, तो मिट्टी खा रहा है मतलब उसका आयरन कम है। आयरन मतलब हीमोग्लोबिन जो बोलते हैं ना, जिस चीज से कम होता है, तो वो चीज जब भी बच्चा अगर मिट्टी खा रहा है, घर पे मिट्टी पड़ी है या तो फिर बाहर जाके पत्थर उसको खाने में मजा आ रही है, तो मतलब उसकी आयरन की कमी है। तो उसकी आयरन की सिरप चालू कर सकते हो। उसका 1-1.5 साल का है, मतलब उसके वजन के हिसाब से आयरन कम है। 1 से 3 महीने का कोर्स होता है आयरन का, और उसके बाद आप देखोगे कि वो मिट्टी और ये पत्थर खाने में उसको इंटरेस्ट नहीं होगा और उसकी भूख भी बढ़ जाएगी। और दूसरा है कि एक टीचर का है कि एवरी 3rd डे बच्चे लोग पास्ता और मैगी लाते हैं। तो अगर आप लोग पास्ता और मैगी भेज रहे हो तो फिर एक काइंड रिक्वेस्ट है कि अगर हफ्ते में 2-3 बार बच्चा खा रहा है, वो नहीं अच्छा, क्योंकि घर पे भी बच्चा खा ही रहा होगा। तो फिर बेटर है कि बच्चे को अगर आप, मैं जैसे बोली, रागी के नूडल्स हो या मिलेट के नूडल्स हो, नॉट मैदे के नूडल्स, बाकी आप दे सकते हो रागी और उसके, बट रोज मैदे के या एवरी दूसरे दिन मैदे के नूडल्स बच्चे के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि वो डाइजेस्ट भी लेट होता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो जाएगा या मोशन ज्यादा हो जाएगा बच्चे को। विंटर में चीज दिया जा सकता है और प्रोटीन पाउडर कौन सा अच्छा है? प्रोटीन पाउडर आप लोग ले सकते हो कोई भी ब्रांड का, बट विदाउट शुगर। उसको बोलो शुगर फ्री। मैं कोई भी मेडिकल वाले को आप बोल सकते हो शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर चाहिए, शुगर वाला प्रोटीन पाउडर नहीं देना है। और वो प्रोटीन पाउडर बड़े और बच्चे दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो विदाउट शुगर वाला प्रोटीन पाउडर देना है। विंटर में चीज दे सकते हैं, और जैसे मैंने बोले अमूल की चीज से बेटर है अगर हम लोग खमनी हुई पनीर दे तो। बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है तो क्या कर सकते हैं? कितने साल का? ओके, अगर बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से वाला, अगर दोनों बच्चे गुस्से वाले हैं तो फिर एक ये कर सकते हैं कि दोनों बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा अगर फ्री रहेगा, उसको स्क्रीन हम लोग नहीं देंगे तो फिर वो गुस्सा होने ही वाला है। क्योंकि हम लोग भी जब फ्री बैठते हैं तो हम लोग को ऐसा होता है कि या तो फिर फोन करें या तो फिर हम लोग कुछ टीवी देखें या तो फिर ऐसा करें। तो बच्चे को हम लोग कैसे एक्सपेक्ट करें कि बच्चा चुपचाप ऐसा बैठा रहे, यू नो। बच्चे को कोई चीज में इन्वॉल्व करना जरूरी है। और अगर बच्चे को हम लोग क्लासेस में कुछ डालना जरूरी नहीं, हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। पेंटिंग है, ब्लॉक्स है, कुछ भी चीज जो बच्चे को है वो हम लोग को एक्टिविटी
सब हाइपर एक्टिविटी का एक ही सोल्यूशन है कि बच्चे को खाली सिर्फ 1 घंटे कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना। अभी दूसरा टॉपिक लो कि बच्चे बोर हो गए, वो थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी सब निकल जाए तो फिर जानना चाहते तो कुछ नहीं, तो खाली और क्वेश्चन के लिए। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, अभी खाली 10 मिनट्स ही लूंगी मैं आपका फर्स्ट एड पे। ये एक्चुअली थोड़ा लंबा टॉपिक था, पर अभी थोड़ा सा कि फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड होता है मतलब सपोज अगर किसी को कोई भी टाइप कैसे भी लग गया हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले। सपोज डॉक्टर मिल नहीं रहा हो या हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे के साथ या कोई भी बड़े के साथ। तो सबसे पहला हमारा था कि बच्चे को या बड़े को कुछ जोर से कट हो गया हो और ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ना पानी से उसको धो लेना है। तो अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही ना, तो हम लोग को इतने सारे गॉस पीस, अगर गॉस मतलब नहीं जो बैंडेड का मटेरियल होता है वो, अगर वो भी नहीं हो ना, तो कोई भी दुपट्टा प्रेशर डाल के रखना है। अगर दिख रहा है कि प्रेशर डालने के बाद भी बाजू में से ब्लड निकल रहा है ना, तो और एक दुपट्टा डालो। इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जो दुपट्टा हमने पहले डाला है वो निकालो नहीं, क्योंकि जितना हम लोग का प्रोग्रेस, हम लोग प्रेशर क्यों डालते हैं कि अंदर से ब्लड क्लॉट होने लगे और ब्लीडिंग स्टॉप हो, पर अगर हम लोग नीचे का भी दुपट्टा निकाल देंगे तो वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एक ये टिप था कि मतलब जितना भी हो सके ना प्रेशर डाल के रखना है और 10 मिनट तक पकड़ के रखना है, बीच बीच में देखना नहीं बंद हुआ है कि नहीं। फिर अगर 10 मिनट के बाद अगर नहीं होगा ना, फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाना है, कंसिडर कर सकते हैं। तो वो हो गया एक डीप कट का कि डीप कट में हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा है बर्न्स। बर्न्स अभी हम हाउस वाइफ्स है, हम लोग कुकिंग सब करते ही है, तो सब में बर्न्स तो बहुत ज्यादा कॉमन है। तो सबसे पहले ये है टिप कि उस पर कोलगेट नहीं लगाना है। कोलगेट लगाने से ज्यादा इंजरी होती है, क्योंकि ऑलरेडी बर्न हो गया है। तो बर्न के लिए, उसको हील होने के लिए हमें वो एरिया को खुला रखना है। सबसे पहले गैस या जो भी हमें लगे वो पहले बंद कर दो, दूर कर दो कि हमारे बच्चे को नहीं लग जाए। फिर दूसरा है कि रेगुलर पानी या थोड़ा कूल वाटर, एकदम ठंडा पानी भी नहीं, कूल वाटर के साथ, कूल वाटर के अंदर हमको हाथ नीचे रखना है और पानी जाने देने का है जिधर भी जला है उधर, एटलीस्ट 10 मिनट्स तक। फिर 10 मिनट्स के बाद जब ये निकल जाए फिर भी हमें जल रहा है, तो एक ट्यूब आती है सिल्वर एक्स, आपको लिखना है तो लिख लो, सिल्वर SILVEREX। कोई भी बर्न्स हो जाए तो ये वाला ट्यूब इफेक्टिव है। सब टाइम्स हमें डॉक्टर नहीं मिलते हैं और हमें ऐसा होता है कि नहीं घर पे ही ट्रीट कर ले, तो फिर ये है जो आपके बर्न्स के लिए अच्छा है, मतलब हीलिंग के लिए अच्छा हो। जो कोलगेट है वो क्या करता है, जो आपके जो स्किन के छोटे छोटे पोर्स है ना, उसको ब्लॉक कर देता है। तो स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देता है, तो फिर हील कैसे होगा, पोर्स खुले रहने चाहिए उसके लिए। तो वो हो गया बर्न का। और नोज में से ब्लीडिंग हो तो बच्चे हो या बड़े हो सबके लिए, एक तो सब बोलते हैं कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। पीछे करोगे तो फिर नाक में से गले में जाएगा ब्लड और फिर गले में आपको फिर इरिटेशन होगा, फिर दूसरी एक स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। तो नोज में से किसको भी ब्लीडिंग हो रहा है तो बिठा देंगे उसको और ऐसे पोजीशन में नाक पकड़ के रखना है एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। उसके पहले नाक नहीं निकालना नहीं है कि बंद हुआ है कि नहीं। तो अगर 5 मिनट्स के बाद ऐसे पकड़ के रखना और सर नीचे रखना है, तो सर नीचे रखेंगे और ऐसे रखेंगे तो फिर अंदर की जो आर्टरीज जो खुल गई है वो हम लोग उसकी ब्लीडिंग हम लोग स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो 5 मिनट्स के बाद भी अगर ब्लीडिंग नाक की चालू है तो 10 मिनट्स ऐसे करेंगे, 10 मिनट्स ऐसे आगे की तरफ पकड़ के रखना है और बर्फ की जो थैली है वो ऐसे ऊपर लगा दी। बर्फ की थैली से क्या होता है, जो आर्टरीज अपनी जो खुल गई है या फट गई है ना, वो सिकुड़ जाएगी और ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप हो जाएगा। तो ये हो गया नोज ब्लीड का। और अगर 10 मिनट्स के बाद भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है प्रॉपर प्रेशर के बाद भी, तो फिर डॉक्टर के पास जाना है। और कोई भी टाइप का एनिमल बाइट हो गया हो, कैट्स हो, डॉग्स हो, सबसे पहले उसको वॉश करना है अच्छे से पानी से और डेटॉल से। वॉश हो गया, उसके बाद देखना है कि कितना डीप है कट। अगर कट डीप है तो रेबीज का इंजेक्शन ले लेना, क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। और रेबीज अगर हो गया है तो वो इंसान पेशेंट, बड़ा हो या बच्चा हो, वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर रेबीज की एक ऐसी ओनली बीमारी है जिसकी 100% डेथ रेट है। अगर 100 लोगों को रेबीज होगा तो 100 लोग मरने वाले हैं।
तो रेबीज के इंजेक्शन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर एनिमल बाइट हो गया, अगर आपको नहीं समझ रहा है वो रेबीज लगने के लिए वो जो डॉग या कैट को रेबीज होना जरूरी, तो अगर वो आपके घर का डॉग या कैट नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए आफ्टर एनी कोई भी एनिमल बाइट के बाद। वो हो गया एनिमल बाइट का। और एक लास्ट में आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। अगर बच्चा या बड़ा, मैं 5-6 साल, आई थिंक 10 साल पहले मैं एक जगह पे दावत पे गई थी और उधर अचानक से एक आंटी के बाजू में 10-12 लोग खड़े हो गए और तभी तो मैं सेकेंड ईयर में थी, तो मेरे को ऐसा थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या, तो फिर मैं जाके देखी तो क्या चल रहा है उधर। तो उधर एक आंटी ऐसे खड़ी थी, वो खाना खाते खाते उसको एक पीस उसके विंड पाइप, 2 टाइप के पाइप होते गले में, एक सांस नली और एक खाने की नली, तो सांस नली में उनका खाना अटक गया था और वो बात नहीं कर पा रहे थे। तो सांस नली में जो अटक जाता है ना, उसका एक साइन क्या है कि सांस नली में अटक गया कि बच्चा, वो इंसान बात भी नहीं कर पाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता, खाली एक्शन कर सकता है कि ऐसे कुछ अटक गया ऐसा। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, कुछ आइडिया? बच्चे जैसे मुंह में कभी कॉइन्स डाल दे, पेट में चले जाए वो तो ठीक है, थोड़ा इजी भी है, पर अगर सांस नली में चले जाए तो क्या कर सकते हैं? एक टाइप का हेमलिक्स मैन्यूवर बोलते हैं उसका, कि सपोज मेरे पास बड़ा वो नहीं था डॉली, तो मैं छोटा लेके आई हूँ, सपोज इसके गले में अटक गया हो, ये सब लोगों के लिए, बच्चे बड़े टीचर सबके लिए ये लाइफ सेविंग है। अगर आपको कभी खुदा ना करे गॉड फॉरबिड ऐसा कोई पेशेंट मिल जाए या कोई दिख जाए कि जो चोक कर रहा है, हमेशा डॉक्टर नहीं होता, कभी हम घर पे ही होते हैं और कभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर सपोज उसके गले में कुछ अटका हुआ है तो मैं उसके पीछे खड़ी रहूंगी, उसको थोड़ा आगे करूंगी और उसके पेट को ऐसे क्या प्रेशर दूंगी 5 बार, 1 2 3 4 5, जो आपकी जो पसलियां है, पसलियों के नीचे और जो आपका बेली बटन है उसके ऊपर, ऐसा हाथ बना के पेशेंट को ऐसे पकड़ के 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे कि बड़ा सा एक बॉल निकल जाता है खाने का, जो जब तक नहीं निकला तब तक ये करना है। और अगर कोई अपना बच्चे को, अगर सपोज 5-6 साल या 3 साल के ऊपर के बच्चे को भी ये कर सकते हैं, पर अगर बच्चा चोक कर रहा हो, चोक मतलब क्या, अगर बच्चे के सांस नली में खाना अटका हो, तो अगर खांसी कर रहा है तो वो बहुत ही अच्छी साइन है, क्योंकि खांसी कर रहा है मतलब उसके लंग्स अभी भी चल रहे हैं। मतलब अगर खांसी करके निकाल रहा है तो उसको प्लीज पानी मत दो कि पानी दे दो, पानी मत दो, उसको खांसी, उसको कोई बात नहीं, खास करो, उसको पीछे थप करो, तो उसको हेल्प करो कि निकालने को अंदर, या फूड पाइप में हो या विंड पाइप में, मतलब ऐसा खाने की नली में हो या सांस नली में। ओके, तो फिर वो एक हो गया कि बच्चे को पानी नहीं देना है, अगर वो खांस रहा है तो खांसी बेस्ट है, वो खांस के निकाल रहा है, मतलब उसके रिफ्लेक्सेस अभी भी चल रहे हैं। पर ये जो मैंने आपको दिखाया वो उसी के लिए जो बात नहीं कर पा रहे, वो खाली बता रहे कि कुछ अटक गया है गले में, उसके लिए ये वाला जो चीज है वो कर सकते हैं, और फिर वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। पेशेंट को तुरंत ऐसा लगेगा कि वाओ, एकदम बेटर फील होने लगता है, क्योंकि उनकी सांस बंद हो गई थी और आपने खाली उनकी सांस खोली। इतने इजी प्रोसीजर है, इतना इजी है कि हम लोग कोई भी कर सकता है, इसमें डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। तो एक लास्ट टाइम आपको बता देती हूँ कैसे करना है। पेशेंट को आगे खड़ा रखना है और पेट के और आगे पेट के आगे खड़ा रखना है, पेशेंट को ऐसे पकड़ना है, पेट के नीचे 1 2 3 4 5, देखा कुछ बेटर हो रहा है नहीं हो रहा है, वापस करो 1 2 3 4 5, ज्यादा हो सके तो बेटर। अभी खाना नहीं खाएगा, खाली दिखाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ कि खाना नहीं खाया, पर अगर कभी अटक गया हुआ है तो खाना खाया तो भी प्लीज मत ये स्टॉप करना। ये कॉर्डलेस आप पकड़ सकते हो तो मैं उनको पकड़ सकूं। ये इनका वो है रिब्स और ये उनका बेली बटन है, उसके नीचे पकड़ना है ऐसे हाथ करके 1 2, थोड़ा नीचे हो जाओ, हाँ 1 2 3 4 5, समझ गए? ऐसे 5 टाइम्स करके निकल ही जाएगा। और अगर नहीं कर पा रहे तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर से, थोड़ा कट आवाज आएगी ना तो टेंशन मत लेना, कभी कभी ऐसे लाइफ सेविंग प्रोसीजर में रिब्स भी टूट जाती है, पर लाइफ सेविंग इज फर्स्ट।
तो ऐसे टेंशन मत लेना, अच्छे से अच्छे प्रेशर के साथ पेशेंट को झुका के ऐसे करना है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ रहा है आगे आके देख सकते हो, क्योंकि ये लाइफ सेविंग है एंड आई टीच इट टू एवरीवन। सबको इतनी बेसिक चीज आनी चाहिए। ये है 3 साल के बड़े बच्चे के लिए। आप जाकर आपका नाम? आयशा। ओके, थैंक यू आयशा। और हो गया ये 3 साल के बच्चे के ऊपर के। पर अगर छोटे बच्चा जैसे 1-1.5 साल के बच्चे के गले में चला गया, अभी अभी खाना सीखा है वो, उसके गले में वो कुछ बात नहीं कर, रो भी नहीं पा रहा है, वो मेन अपना इंडिकेटर है कि वो रो नहीं पा रहा है बच्चा, खाली कर ऐसी आवाज आती है। इतना टिपिकल है, गॉड फॉरबिड आपके साथ कभी हो, मैंने देख चुकी हूँ, इसके लिए मुझे अभी भी मेरे दिमाग में वो चालू है कि ऐसी आवाज आती है कि वो बात नहीं कर सकते, रो नहीं सकते, खाली ऐसी आवाज आती है। तो वो अगर छोटा बच्चा है तो उसमें माइक मिल सकता है। तो अगर छोटा बच्चा है तो उसको बैठना है मुझे, हाँ। तो छोटे बच्चे को हम कैसे करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे लोगों के बहुत कॉमन है कि मुंह में कॉइन डाल दिया, तो पेट में डाल दिया ना, वो तो उसके लिए तो एक्सरे वगैरह ही कराना पड़ेगा। पर अगर लंग्स में या तो फिर क्या बोलते सांस नली में चला गया तो अपन क्या कर सकते हैं? बच्चा रोएगा नहीं, बोल भी नहीं पाएगा। हम लोग को फेशियल एक्सप्रेशन से पता करना पड़ेगा कि बच्चे को गले विंड पाइप में अटक गया। तो लैब पे ऐसे बच्चा रखेंगे, मुंह नीचे, नहीं दिख रहा है लोग को, मैं इधर खड़े रह के दिखाती हूँ, तो ये लाइन में दिख जावे पहले। ऐसे इसका सर नीचे रख के, और ये पकड़ सकते हो, ये ऐसे सर नीचे रख के बच्चे का ऐसा होना चाहिए, ये मुंह है उसका, और उल्टा ऐसे बैक पे उसके, मतलब ऊपर जो बोलते हैं ना शोल्डर ब्लेड्स, उसके नीचे 1 2 3 4 5। फिर देखने का बच्चे को कैसा है, नहीं निकले अब तक, 1 2 3 4 5 ऐसा। अगर नहीं निकला है तो ऐसा चेस्ट के ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसा। ओके, मैं ये साइड अभी दिखा देती हूँ, 1 सेकंड, सब देख ले। स्टूडेंट्स नहीं इतने, ये तो 1-1.5 साल के बच्चे के लिए जो लैब पे सुला सकते हैं। नहीं वो उल्टी करेगा। तो ये देखो, पहले हम उल्टा रखेंगे, ये बच्चे का फेस है, इसको हम उल्टा रखेंगे लैब्स पे अपने, और बैक पे जो शोल्डर ब्लेड्स बोलते हैं ना, शोल्डर ब्लेड्स, उसके बीच में हम लोग बच्चे को मारेंगे ऐसा, 1 2 3 4 5। हम लोग ऐसा एक्शन कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर बच्चे के विंड पाइप में गया हो ना, तो प्रेशर से जो भी खाना गया हो, कॉइन गया हो, लॉलीपॉप पॉपकॉर्न और कैंडी, ये 3 चीजें इतने मैंने भी देखी हूँ ना, मतलब उसमें चोक नहीं हुए बच्चे, पर बच्चे को गले में, फूड पाइप में भी अटका है ये सब चीजें। फूड पाइप, विंड पाइप नहीं, तो फूड पाइप में तो उसके लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग निकालते हैं या तो फिर अंदर डालते हैं। पर ये एक विंड पाइप का भी ये सबसे मेन हैजर्ड्स है, जो डेंजरस चीज है। तो ये आप समझ गए, तो फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो ये दोनों चीजें हैं जो हम लोग कोई अगर चोक कर रहा हो, मतलब जिसके विंड पाइप में कुछ अटक गया हो, तो फिर उसके लिए ये 2 चीजें हम लोग कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू।